हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इस रिलेशन को करने से पहले हम क्या करते हैं, कोई हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था जो पिछला लेक्चर हमने आप बनाया था मैंने, ठीक है, जो आपने देख लिया होगा, तो उसके अंदर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर रिलेशन करेंगे। तो रिलेशन करने से पहले हम क्या करता हूँ, मैं एक कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई मेटल वायर का एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपके पास एल है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए है। तो मैंने ये कंडक्टर कंसीडर कर लिया है। अब मैं लिखना है क्या इसके अंदर, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो अगर हमारे पास लेंथ है और हमारे पास एरिया है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपके पास क्या होने वाली है, एरिया इंटू लेंथ। ये आपके पास क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई किसकी, कंडक्टर की। अब सपोज कर लीजिए जो आपके मेटल जो ये कंडक्टर है, कॉपर की कंडक्टर है, मतलब कॉपर वायर है, तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो हम एक नई टर्म इफ लिख देते हैं हम, इफ एन आपके पास क्या है, नंबर डेंसिटी, क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। तो ये नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी को हम लिख सकते हैं टोटल, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एन। एन आपके पास क्या है, नंबर डेंसिटी है। और ये नंबर डेंसिटी हो गई। सपोज कर लीजिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मेरे पास कितने हैं, एन। कि मान लो होल कंडक्टर है, होल कंडक्टर में ये एन कौन सा है, ये टोटल वाला है। कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल क्या है, एन है। और टोटल वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ। तो ए एल क्या है, वॉल्यूम है, वो हमने पहले निकाल ली थी। अब अगर हम एन निकालें, एन क्या है, एन इज इक्वल टू ए एल, ठीक है, एन इंटू स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। तो ये आपके पास क्या आ गया, कितने, ये कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सारे कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वॉल्यूम ए एल है, और इनटू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया नंबर डेंसिटी। तो आपके पास ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मेरे पास कंडक्टर के अंदर मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली है, अब आपको पता है वी नो इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज, कितना चार्ज होता है, सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई चार्ज है। देन टोटल चार्ज इन कंडक्टर, तो टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर के अंदर, क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना ई है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, एन ए एल ई, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इतना कितना, कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। एन ए एल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो ई से मल्टीप्लाई करो उतना चार्ज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अभी हमने पिछले आर्टिकल में किया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं लिखूं एट एनी इंस्टेंट टी, कोई इंस्टेंट टी के अंदर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वैसे सिंपल वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो यहाँ पे जो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करनी है वो आप यूज करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक एरिया ऑफ पोटेंशियल को पास आउट कर रहा है। तो यहाँ पे लेंथ एल है और टाइम टी है। तो अगर आप यहाँ पे टी की वैल्यू निकल दिया बनेगी एल डिवाइड बाई वी डी, ठीक है, एल डिवाइड बाई वी डी बन गई है।
और हमारे पास अभी मेरे पास टाइम की वैल्यू आ चुकी है, चार्ज की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैंने करंट लिखना हो तो करंट आपके पास क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना है क्यू, टाइम कितना है टी। तो आई इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू ये रही आपके पास एन ए एल ई, और डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू क्या है, एल डिवाइड बाय वी डी। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एन ए, एल से एल कैंसल, ई वी डी। ये आपके पास क्या आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ चुका है। तो ये रिलेशन मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर रिलेशन है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये करना कैसे एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले आप एक कंडक्टर लेंगे, उसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए। सपोज कर लीजिए इफ इसके अंदर एन नंबर डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एन है। वहां से मैंने टोटल नंबर ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर टोटल चार्ज निकाल लिया। टोटल चार्ज निकालने के बाद मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई टाइम टी के अंदर निकाली, तो क्या एल बाई ए होगी, क्योंकि वो लेंथ इतनी पास आउट कर रहे हैं एक टाइम टी के अंदर। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू एल डिवाइड बाई वी डी, फिर मैंने करंट चार्ज बाई टाइम होता है, यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई टी। तो क्यू की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी और टाइम की वैल्यू मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। तो आप इसे नोट कर लीजिए अभी। अब इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जो आपने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल निकाली थी उसका फॉर्मूला क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला था ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइड बाय एम। तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एन ए ई, इधर क्या आएगा ई इंटू टाउ, ठीक है, डिवाइड बाय एम। तो ये क्या नाम आपके पास, आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर इनटू कैपिटल ई डिवाइड टाउ डिवाइड बाय एम। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। ये भी करंट और रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशन बन चुका है। तो ये भी रिलेशन है, बस मेन ये रिलेशन वाला आपने याद रखना है, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। और ये भी बन सकता है, ये दोनों नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमारे क्या कहता है हमें, ठीक है, आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ जरूर किया होगा। ठीक है, अभी हम दोबारा करते हैं ओम्स लॉ हमें क्या कहता है +2 की फिजिक्स के अंदर। तो डेफिनेशन तो सेम रहने वाली है। ये क्या कहता है, इट इज डिफाइन एज द, या बोल सकते हैं इट स्टेट्स दैट द करंट flowing through a circuit is directly proportional to applied voltage, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी आप वोल्टेज अप्लाइड करेंगे उतना ही आपके पास करंट होगा। ये बोलता है दैट इज आई डॉट, इसे लिखते हैं आई इज डायरेक्टली विद वी, कि आप जितना आपके पास वोल्टेज होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, करंट होगा। मतलब जितनी आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे, जितना आपके पास जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो दो टर्मिनल के अंदर, उतना ज्यादा उस कंडक्टर या फिर सर्किट के अंदर क्या है, आपके पास करंट फ्लो करेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना वोल्टेज उतनी करंट। और इसमें कई बार कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि वी इज डायरेक्टली विद आई। तो कभी कभी ये भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, कभी कभी बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है वी इज डायरेक्टली विद आई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो ये सजेस्ट करता है आई इज डायरेक्टली विद वी, कि जितना आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, करंट आएगा। क्योंकि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हम ये पिछले आर्टिकल में भी किया भी था, तब आप वोल्टेज अप्लाइड करते हैं ना, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जिसके कारण करंट बनता है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा दो एंड्स के खिलाफ, उतना ज्यादा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्पीड मूव करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते तो कैसा बनेगा, जैसे मान लो इधर मैं वोल्टेज लिखूं, इधर करंट लिखूं, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है इसकी। क्योंकि जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनता है। अब इसमें एक कंडीशन और है लॉ के अंदर, जब हम ये लॉ अप्लाई करते हैं तो आपने याद रखना है, जो आपके पास जो कंडक्टर है या कोई सर्किट है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए, उसकी जो फिजिकल
कंडीशन है वो सेम रहनी चाहिए, ना ही प्रेशर चेंज होना चाहिए। सब कंडीशन क्या है, कांस्टेंट रखनी है आपने, तब ये हमारे पास एप्लीकेबल होता है आई इज डायरेक्टली विद वी के। अब इसमें से अगर आप क्या करते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं 1/r बोलते हैं, और इनटू हमारे पास क्या है v है। कांस्टेंट क्या आता है, 1/r आता है। तो यहाँ से जो हमारे पास 1/r है, इस r से उधर मल्टीप्लाई करो, क्या बना, आई आर इज इक्वल टू वी, और यही होता है v इज इक्वल टू आई आर। आपके पास क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। v इज इक्वल टू आई आर आपके पास क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था v इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, ये मैंने डिफाइन करा दिया। अभी इसके अंदर एक टर्म है ये r। r क्या है, r को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसकी बात हम बाद में करेंगे रेजिस्टेंस की। पहले ना आपको एक टर्म करवा देता हूं। जो ये ओम्स लॉ है, हम एक और तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं ओम्स लॉ की। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किया था, वी वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम, ये आपके पास थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब सपोज के लिए जो आपने ये कंडक्टर लिया था, इसकी लेंथ एल थी और इसके अंदर वोल्टेज क्या था, वो वोल्टेज क्या था, वी था। वोल्टेज क्या था, वी था। तो मैंने आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला करवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या थी, E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल। ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एक यूनिट लेंथ के अंदर। तो यहां से मैं वी डी की वैल्यू, यहाँ पे E की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, E इंटू वी इंटू टाउ डिवाइड बाई एम एल। एक तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई किसकी, ये मेरे पास आ गई। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू मैंने V डिवाइड बाई एल पुट कर दी है। ठीक है, तो ये मेरे पास वी डी की वैल्यू आ गई। अभी हमने रिलेशन किया था, ठीक है, जस्ट अभी इसी लेक्चर के अंदर, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी टी। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जो यहाँ पे मैंने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या बना, आई इज इक्वल टू एन ए ई एज इट इज, और वी डी की जगह ई वी टाउ डिवाइडेड बाय एम एल, ये मैंने पुट कर दिया। तो आई इज इक्वल टू क्या बना, एन ए ई स्क्वायर वी इंटू टाउ डिवाइड बाय एम एल। ये आपके पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। अब इसमें से आप क्या कीजिए, v को अलग कर लीजिए। तो यहां से मैं क्या करता हूं, जो v है उसको मैं अलग कर लेता हूं। आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम एल इंटू क्या हो गया, v हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, v डिवाइड बाय आई, v डिवाइड बाय आई की वैल्यू मतलब v को यहाँ पे रहने दीजिए, i को इधर डिवाइड कर दीजिए, और इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर डिवाइड। ये बना एम एल डिवाइड बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब v डिवाइड बाय आई, यहां से अगर मैं निकालूं v डिवाइड बाय आई की वैल्यू क्या है, r के इक्वल है। अगर v डिवाइड बाय r के इक्वल है, दैट मींस जो ये होल टर्म है मेरे पास जो दिख रही है आपको, ये किसके इक्वल है, r के इक्वल है। मतलब r की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था एक ऑब्जेक्ट के लिए एक परफेक्ट टाइम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेम रहनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ भी कांस्टेंट रहने वाली है, नंबर डेंसिटी वो भी कांस्टेंट, एरिया फॉर सेक्शन वो कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और रिलैक्सेशन टाइम जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब हम मान के चलते हैं अगर ओम्स लॉ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तभी हम रेजिस्टेंस या ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड मानते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस हमारे पास टाउ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। तो ये आपके पास क्या आ गई, रेजिस्टेंस की वो वैल्यू आ गई जिससे आप रेजिस्टेंस एक्चुअली में फाइंड कर सकते हैं कि हाँ हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो ये थी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ से आपसे क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई आर बन गया। यही तो आपके पास था क्या, ओम्स लॉ। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से आप ओम्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा।
स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो अभी हमने रेजिस्टेंस जो हमें अभी निकाला था आर, आर क्या आपके पास रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसके डायमेंशन और यूनिट्स क्या होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या सिंपल आप उसको रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और ये है क्या, ये ऑब्स्ट्रक्शन है या ऑब्स्टेकल है इन द फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में जो रुकावट आती है, ठीक है, करंट को फ्लो करने में जो रोकती है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट ये तो हो गई थियोरेटिकल बात कि हाँ कि वो एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बट इसको अगर आपने फॉर्मूला के अंदर से निकालना हो कि हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसको आप वोल्टेज बोलते हैं, टू द करंट थ्रू सर्किट या कंडक्टर, कि जो आपके कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स आप इस डायरेक्टली लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। ये आपके पास क्या है, आर को हमने डिफाइन करे तो हमने पहले भी कर चुके थे, वी डिवाइड बाई आई। वी डिवाइड बाई आई के आपके पास रेजिस्टेंस है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट आपको पता है क्या होंगे, वैसे वोल्ट पर एम्पियर इसके यूनिट हो सकते हैं, यार इसके एक यूनिट और देते हैं ओम। क्या, ओम, क्योंकि ये ओम्स लॉ से ड्राइव किया गया है, इसी के लिए जो हमारे पास जो इसके यूनिट हैं वो हम ओम से लिखते हैं, जिसको हम ओ एच एम ओम लिखते हैं। तो ओम क्या है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट होते हैं। अभी इसके हमने यूनिट तो निकाल लिए, अभी हम निकालते हैं इसके डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं भाई, बताइए जरा। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए पहले मुझे वोल्टेज और करंट दोनों के डायमेंशन बताओ। करंट के डायमेंशन हम क्या लेके चलते हैं, एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है वैसे, वर्क बाय चार्ज। अब वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज। अब फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। अब अगर नहीं आते तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मास के क्या हो गए m1, एक्सेलरेशन के L1 t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के L हो गए, डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज के क्या होते हैं ए टी। ठीक है, ये बहुत बार कराया हुआ है हमने। तो ये क्या बना, m1, देखिए L1 L2 t माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये आपके पास वोल्टेज की डायमेंशन थी। अब इसको डिवाइड कर तो क्या बना, m1 L2 t माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये आपके पास क्या आ गए, जो रेजिस्टेंस है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसके क्या आ गए, डायमेंशन आ चुके हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो बस आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए तो आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं हर एक चीज की। ठीक है, तो ये तो हो गए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के यूनिट्स, डायमेंशन, उनकी डेफिनेशन। फिर बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर हमने कोई भी कंडक्टर के अंदर मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, या रेजिस्टेंस कौन कंडक्टर के अंदर कैसे वेरी करेगा, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास ये वायर है एक कंडक्टर की, ठीक है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। एक तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास आर होता है ना, वो डिपेंड करता है लेंथ पर, इसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। और वो डिपेंड करता है एरिया, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। एक तो वो लेंथ पर डिपेंड करता है, सेकंड वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो इन दोनों फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अगर मैं लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं या कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो पहला फैक्टर है लेंथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई वायर है,
अगर उसकी आप लेंथ इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स उसकी आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका आप रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के। और सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये क्या होता है, इनवर्सली होता है। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है। अब इसका रीजन क्या है कि लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली। अब सपोज कीजिए ये मान लो आपके पास 1 मीटर वायर है, उस 1 मीटर को वायर को आपने क्या कर दिया, उसको 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही आप 1 मीटर वायर को 2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब है जो करंट है वो फ्लो करेगा उस 2 मीटर की वायर के अंदर से, तो उसको ज्यादा ऑब्स्टेकल मिलेंगे, मतलब ज्यादा रुकावट आएगी, क्योंकि एक तो 1 मीटर में मूव करना कम रुकावट, अब ये 2 मीटर में हो गया तो ज्यादा रुकावट आने वाली है। ठीक है, और उसके साथ क्या हो गया, जैसे ही आपने लेंथ इंक्रीज की उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया। अब एक रीजन और, अब एक तो ये डायरेक्टली हो गया ना, क्योंकि अब लेंथ बढ़ाते हैं तो ये आपके पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आएंगे, तो उसके कारण आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेकंड क्या है, एरिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब सपोज कर लीजिए एक बहुत पतली वायर है और एक बहुत बड़ी वायर है। ठीक है, एक पतली वायर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होंगे, एक बहुत बड़ी वायर के अंदर स्पेस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहां से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा उसके अंदर से करंट इजी फ्लो करेगा, और जिसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा उसके अंदर करंट इजी फ्लो नहीं करेगा। ये आपने माइंड में रखना है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक अनदर टर्म से, जिसे हम बोलते हैं कोलिजन। अब कोलिजन क्या होता है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का टकराना, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किया था। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर उनके अंदर कोलिजन बहुत ज्यादा होगा, कोलिजन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएंगे और वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण, और जो ये रुकावट होती है इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण जो रुकावट आती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वैसे थ्योरेटिकली के अंदर। ठीक है, कंसेप्चुअली तो क्या है, कोलिजन ही है, जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ही आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझिए जितना कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस, मतलब उतना कम करंट फ्लो करेगा, मतलब उतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं करंट के फ्लो के अंदर, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 1 मीटर वायर में कम कोलिजन होंगे, 2 मीटर वायर में बहुत ज्यादा कोलिजन होंगे। ठीक है, और देखिए मान लो ऐसे जो उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा, उसमें क्या स्पेस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इजी मूव कर पाएंगे। तो ये थे कुछ फैक्टर जिन पे हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास क्या बना, आर इज डायरेक्टली विद एल एंड इनवर्सली विद ई। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज आती है आपके पास, रो। ठीक है, रो क्या आता है, रो। अब इस रो को बोला जाता है हमारे पास रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये ओनली एक मटेरियल के लिए डिफाइन होती है। जैसे बात करता हूं कॉपर वायर है, तो ये रेजिस्टिविटी ओनली कॉपर वायर की होगी, और ये कॉपर वायर के लिए हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे आप कॉपर वायर की लेंथ चेंज करें चाहे ना करें, चाहे 1 मीटर की लेंथ हो, चाहे 2 मीटर की हो, या 0.5 मीटर की लेंथ हो, आपके पास उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, ये बात अपने नोट कर लेनी है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपके पास रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, बाकी कोई फैक्टर रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैंने बता दिया, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। ये माइंड में बिठा लेना, किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेचर मतलब जैसे कॉपर है, कॉपर का नेचर अलग है, उसमें नंबर डेंसिटी अलग है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर सिल्वर है तो सिल्वर के अंदर नंबर डेंसिटी अलग है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये बातें सभी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
और स्टूडेंट इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर जो पहली बार जुड़ रहे थे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।